रात के 3 बजे किसी ने दृष्टि के दरवाजे पर दस्तक दी। दृष्टि घबरा गई थी और वो सोचने लगी कि दरवाजा खोले या ना खोले। अब आगे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने डरते हुए दरवाजा खोला। सामने अनय था। दृष्टि ने हैरानी में उसे देखा और उसे एक नजर देखकर ही दृष्टि अपनी नजरें फेर ली। अनय उसे देखते ही समझ गया था कि इस वक्त दृष्टि की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। दृष्टि उसे इग्नोर करते हुए अपने बेडरूम में आकर बैठ गई। अनय डोर बंद करने के बाद दृष्टि के बेडरूम में आकर उसके पास बैठ गया और उसके माथे को छुआ। ये देखकर दृष्टि झट से उसका हाथ अपने हाथों से झटक दी और गुस्से से बोली, क्यों आए हैं आप यहाँ? मुझे हर्ट करके आपका मन नहीं भरा? अनय उसकी तरफ देखते हुए बोला, दृष्टि, मैं अपने बिहेवियर के लिए तुमसे सॉरी कहने आया हूं। आई एम रियली सॉरी दृष्टि, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे ही मुझे तुम्हारी तबीयत के बारे में पता चला तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए तुम्हें देखने के लिए मैं बिना बताए यहां आ गया। अनय उसके माथे को छूते हुए बोला, तुम्हें तो तेज बुखार है, क्या तुमने मेडिसिन ली? दृष्टि उसके हाथ को अपने माथे से हटाते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है मुझे आपके एहसान की मिस्टर रजावत। आपको मुझे देखना था ना, आपने मुझे देख लिया है तो अब आप जा सकते हैं। अनय उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, और तुम चुपचाप मेरे सवाल का जवाब दो। और तुम्हारे मॉम डैड कहां हैं? और घर में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तुम यहां बीमार हो और तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है यहां। अनजाने में अनय ने दृष्टि से उसके मॉम डैड के बारे में पूछकर उसके घाव को कुरेद दिया था, जिसकी वजह से दृष्टि को उस पर और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने अपनी आंखें बंद करके अपना गम छिपा लिया। फिर अनय पर गुस्सा होते हुए बोली, मिस्टर रजावत, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा ना, मुझे आपके एहसान की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझ पर तरस खाना बंद करिए और यहाँ से जाइए प्लीज। अनय उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से बोला, चुपचाप मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारे मॉम डैड कहां हैं? और तुम यहां इस हालत में अकेली क्यों हो? दृष्टि गुस्से से भरी अपनी आंखों से अनय को देख रही थी और वो समझ गई थी कि अनय अपने सवाल का जवाब लिए बगैर यहां से नहीं जाएगा। इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें खोलकर बोली, मैं यहाँ अकेली हूँ क्योंकि इस दुनिया में मेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। सुना मिस्टर रजावत आपने, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। ये कहते ही दृष्टि की आंखों से आंसू की बूंदें छलक आई। अनय एकटक दृष्टि की तरफ देखता रह गया। उसने सोचा नहीं था कि उसके सवाल का ये जवाब हो सकता है। वो दृष्टि को बहुत ध्यान से देखने लगा जब वो पहली बार उससे मिला था, और उसके साथ उसने अब तक जितना भी काम किया था तो उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि दृष्टि अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेली होगी। उसके बात करने के अंदाज से कोई जान ही नहीं सकता था कि दृष्टि अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेली है। अनय को बहुत हैरानी हो रही थी और साथ ही दृष्टि के लिए काफी बुरा भी लग रहा था। दृष्टि को देखकर वो सोचने लगा कि अब तक तो वो उसके बारे में जान ही नहीं पाया था कि दृष्टि बाहर से जैसा खुद को सख्त दिखाती थी, अंदर से वो उतनी ही मासूम थी। अनय को हमेशा लगता था कि दृष्टि एक लड़ाकू लड़की है। दिन भर उससे बहस करती रहने वाली दृष्टि को देखकर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ ऐसी भी हो सकती है। अनय को यूं अपनी तरफ गौर से देखते हुए देखकर दृष्टि के फेस पर एक स्माइल आ गई और वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब आप भी दूसरों की तरह मुझ पर तरस खाना शुरू कर देंगे ना मिस्टर रजावत? पर मैं आपको बता दूं कि पिछले कई सालों से मैं खुद को अकेली संभालती आई हूं और अभी भी खुद को संभाल सकती हूं। मुझे किसी के सहारे और एहसान की कोई जरूरत नहीं है, समझे आप? अनय दृष्टि की तरफ ही देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि इस अकेलेपन ने उसे जिंदगी जीना सिखा दिया था। वो इतनी अकेली रह चुकी है कि अब उसे किसी के सहारे की कोई जरूरत ही नहीं है। वो समझ गया कि बाहर से खुद को नादान और बातूनी दिखाने वाली दृष्टि अंदर से कितनी सेंसिटिव है, पर वो अपने इस चेहरे को लोगों के सामने लाने से कतराती है। जिंदगी के अकेलेपन ने उसे इतना मजबूत बना दिया था
कि अब किसी का साथ भी उसे एक एहसान की तरह लगने लगा था। सच में आज अनय दृष्टि की लाइफ के एक अलग पहलू से रूबरू हो रहा था। अनय फील कर रहा था कि दृष्टि के अंदर ऐसी बहुत सी बातें छिपी हुई हैं जिससे वो अनजान है। अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, बताओ मुझे, तुमने मेडिसिन ली है या नहीं? दृष्टि ने उसकी तरफ देखे बिना ही आहिस्ते से हाँ में सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर ली। अनय उसकी तरफ देखते हुए फिर से बोला, और खाना खाया है? दृष्टि ने सपाट लहजे में जवाब दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। पर क्यों? तुमने खाना क्यों नहीं खाया? क्योंकि मुझ में इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं खुद के लिए खाना बना पाऊं। थोड़ी देर बाद जब उसे अनय की कोई हलचल महसूस नहीं हुई तो उस पलट कर देखा तो अनय वहां पर नहीं था। ये देखकर दृष्टि को लगा कि शायद उसकी दुख भरी दास्तान सुनकर वो इरिटेट होकर चला गया होगा। ये सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली, पर थोड़ी देर बाद ही उसे अपने किचन से बर्तनों के टकराने की आवाज सुनाई दी। सामने देखा तो पाया कि अनय हाथों में डिनर की प्लेट लिए दृष्टि की तरफ आ रहा था। उसे खाने के साथ देखकर दृष्टि हैरान रह गई। उसे लगा नहीं था कि अनय को खाना बनाना भी आता होगा। अनय डिनर की प्लेट को साइड टेबल पर रखकर दृष्टि की तरफ देखने लगा, जो अभी भी उसे ही देख रही थी। उसे यूं देखकर अनय ने कहा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्या देख रही हो? दृष्टि ने कुछ नहीं कहा और चुप रहकर बस अनय को देखती रही। मैं मिस्टर रजावत को कुकिंग करते हुए देखकर हैरान हूँ। मुझे लगा नहीं था कि आपको खाना बनाना भी आता होगा। तुम अभी तक मेरे बारे में जानती ही क्या हो? तुम मुझे अनय बोला करो, मिस्टर रजावत सिर्फ ऑफिस में। ओके? दृष्टि ने बस हाँ में सिर हिला दिया। अनय खाने की प्लेट लेकर दृष्टि के सामने बैठ गया। जब उसने अपने हाथ से एक बाइट उसकी तरफ बढ़ाया तो दृष्टि उसे रोकते हुए बोली, आपने मेरे लिए खाना बनाया, इसके लिए थैंक यू सो मच। मैं खुद ही खा लूंगी। अनय घूर कर देखते हुए बोला, मैं खिला रहा हूं ना, तो इसका मतलब ये है कि तुम बिना कुछ बोले चुपचाप खाओगी। अनय ने पहली बाइट दृष्टि की तरफ बढ़ा दी और उसे खाते ही दृष्टि की आंखों में आंसू आ गए। पर उसके गिरने से पहले ही दृष्टि ने स्माइल करते हुए उन्हें पोंछ लिया और कहा, आई एम सॉरी, वो मुझे इतनी केयर की आदत नहीं है ना। अनय देख रहा था कि दृष्टि अपने दर्द, अपनी तकलीफ छिपाने के लिए कितनी कोशिश कर रही है, पर अनय उसके चेहरे को पढ़ चुका था कि वो ये कहते हुए कितनी तकलीफ में है, पर उसे शो करना नहीं चाहती। अनय उसे खाना खिलाते हुए बोला, तुम्हारे मॉम डैड के साथ क्या हुआ था? यह सुनकर दृष्टि एक गहरी सांस ली, जैसे कि वो अपनी लाइफ की सबसे दर्दनाक लम्हे को किसी के साथ शेयर करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रही हो। वो सामने की तरफ देखते हुए बोली, आज से 10 साल पहले मेरे मॉम डैड का कार से एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की पर बचा नहीं पाए, और उस दिन मैंने अपने मॉम डैड को खो दिया था। ये कहते हुए भी दृष्टि बिल्कुल शांत थी। वो रोना तो चाह रही थी पर रो नहीं पा रही थी। यूं कहें कि वो खुद को रोने से रोक रही थी, क्योंकि वो किसी के सामने अपनी तकलीफ जाहिर करना नहीं चाहती थी। अनय को पता चल गया कि दृष्टि जब 15 साल की थी तभी उसके मॉम डैड की मौत हो गई थी। दृष्टि अपने मॉम डैड की इकलौती औलाद थी, जो उनके जाने के बाद बिल्कुल अकेली हो गई। फिर उसकी जिंदगी में तानिया आई। तानिया की लाइफ भी बिल्कुल उसी की तरह ही थी। उसके डैड थे, पर उनका होना ना होना एक ही बराबर था। उन्होंने कभी अपनी बेटी की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया था। मॉम डैड के होते हुए भी वो अनाथ थी। खाना खाने के बाद दृष्टि आराम से बेड पर लेट गई और थोड़ी ही देर में उसे नींद भी आ गई और वो नींद की आगोश में चली गई। थोड़ी देर बाद अनय जब अपने हाथ साफ करके आया तो वो बेड पर दृष्टि के बगल में बैठ गया। सोते हुए दृष्टि बेहद मासूम लग रही थी। अनय के हाथ दृष्टि के सिर पर चले गए। वो उसे बहुत प्यार से सहला रहा था और उसकी तरफ देखते हुए बोला, दृष्टि, पता नहीं क्यों, पर अब मुझे तुम्हें यूं अकेले रहने देने का मन नहीं कर रहा।
शायद जब मैंने पहली बार तुमसे बहस की थी, उसी दिन से ही मुझे तुम्हारी चुलबुली हरकतों से प्यार हो गया था। तुम पहली लड़की हो जिसे मैंने सामने से जाकर बहस की, जानबूझकर तुम्हारे मामले में टांग अड़ाई। तुम्हें देखकर मुझे जिंदगी जीने में मजा आने लगा है। दृष्टि, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं। आई रियली लव यू। अब तुम भी मेरे इस प्यार को समझने की कोशिश करना। ये कहते हुए उसने दृष्टि के माथे को चूम लिया और वहीं दृष्टि के सिर के पास ही बेड पर अपना सिर टिकाए बैठे उसे एकटक देखता रहा। सिंघानिया मैंशन। डिनर के लिए सभी डाइनिंग एरिया में बैठे हुए थे। तानिया के हाथों का लजीज खाना देखकर सबके मुंह में पानी आ रहा था, इसलिए सब खाने पर टूट पड़े। युवान तो ऐसे खा रहा था जैसे कई जन्मों का भूखा हो। उसे देखकर दादाजी उसे डांटते हुए बोले, युवान आराम से खाओ, खाना कहीं भागे थोड़ी जा रहा है। युवान अपनी स्पीड जारी रखते हुए बोला, दादाजी आप सबके पेट में तो भागा जा रहा है ना। ये सुनकर सब हंस पड़े। दादाजी युवान का जवाब सुनकर उसकी तरफ घूरते हुए बोले, नालायक, तेरा कुछ नहीं हो सकता। युवान अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोला, दादाजी आप खाने पर ध्यान दो, मुझे बाद में लेना। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पेट में जाने से पहले ही वो मेरे पेट में आ जाए। अगर मेरा पेट नहीं भरा तो मेरी प्यारी भाभी बार बार मेरे लिए खाना तो नहीं बनाएंगी ना। ये सुनकर तानिया के फेस पर स्माइल आ गई और वो बोली, डोंट वरी युवान, खाना कम है तो मैं फिर से बना देती हूँ। ये कहते हुए वो किचन की तरफ जाने लगी। तभी आर्य उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप खाना खाओ। ये सुनकर युवान का तो मुंह ही लटक गया। अनिल जी तानिया की तरफ देखते हुए बोले, आर्य ठीक बोल रहा है बेटा, तुम बैठो। और युवान, अगर तुम ऐसे ही खाते रहे तो तुम मोटापे के मामले में अपने दादू को भी पीछे छोड़ दोगे बेटा। ये कहते हुए अनिल जी स्माइल करने लगे। तभी उन्हें अपने ऊपर किसी की जलती नजर महसूस हुई। वो सामने की तरफ देखे तो ये चैतन्य दादाजी थे। चैतन्य दादाजी अपने बेटे की तरफ घूरते हुए बोले, अनिल, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बाप की अब उम्र हो गई है? अपनी फिटनेस पर कोई ध्यान नहीं है मेरा। तुमने अपने आप को कभी देखा है आईने में? अनिल जी और चैतन्य दादाजी की फिटनेस को लेकर ऐसी बातें सुनकर सभी बड़ी बड़ी आंख उनकी तरफ देखने लगे। उन्हें लगा नहीं था कि अनिल जी का उन्हें मोटा कहना इतना ऑफेंड कर देगा। अनिल जी अपने डैड की तरफ देखते हुए बच्चों जैसी शक्ल बनाकर बोले, डैड प्लीज, कम से कम बच्चों के सामने तो ऐसी बातें मत कीजिए कि उनका बाप मोटा हो गया है। और डैड, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, आपसे तो पतला ही हूं मैं। आर्य भी अपने डैड और दादाजी को बच्चों की तरह बहस करते देख हैरान था। अनिल जी की बातें सुन चैतन्य दादाजी ताव में आ गए और आस्तिक की तरफ देखते हुए बोले, आस्तिक, चलो बताओ, मैं ज्यादा मोटा हूं या तुम्हारे अंकल? आस्तिक तो अपने मुंह में खाना भरे हुए कभी अनिल जी की तरफ देखता है तो कभी चैतन्य दादाजी की तरफ। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किसकी साइड ले। अगर दादाजी की साइड लेगा तो अनिल जी नाराज हो जाएंगे और अगर अनिल जी की साइड लिया तो दादाजी मुंह फुला लेंगे। आखिर करे तो करे क्या? पर युवान, उसे तो जैसे इस बात में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, बल्कि वो तो इसका फायदा ही उठा रहा था। सबका ध्यान दादाजी और अनिल जी के बातों में अटक गया था, इसीलिए सबका ध्यान खाने पर से हटा हुआ था। इसीलिए इस बात का फायदा उठाते हुए वो जल्दी जल्दी खाए जा रहा था। पर आस्तिक ने ये नोटिस कर लिया और खाने की पूरी प्लेट अपनी तरफ करते हुए बोला, अंकल, दादाजी आप दोनों लड़ते रहो और यहाँ ये पापी सारा खाना अकेले हजम कर जाएगा। आस्तिक की बात सुनकर चैतन्य दादाजी युवान की तरफ घूर कर देखते हुए और खाने की प्लेट उससे छीनते हुए बोले, नालायक, तुझे शर्म नहीं आती अपने दादाजी और डैड की बहस का फायदा उठाते हुए? युवान दादाजी की तरफ देखते हुए बोला, दादाजी, खाने में भला कैसी शर्म? प्लीज दादाजी, मेरी प्लेट वापस कर दीजिए। आपको यही जानना है ना कि आप दोनों में से ज्यादा फिट कौन है? चैतन्य जी और अनिल जी दोनों आस भरी निगाहों से युवान को देखने लगे। युवान दादाजी की तरफ देखते हुए बोला, दादाजी, आप सिंघानिया मेंशन के सबसे फिट और हैंडसम लड़के हैं।
ये बात मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख कर देने के लिए रेडी हूँ, पर आप खाने की प्लेट मुझे दे दीजिए। अनिल जी अपने बेटे की तरफ घूरते हुए बोले, नालायक, तू एक प्लेट खाने के लिए अपने डैड को बेच रहा है? युवान अनिल जी की तरफ बेचारगी से देखने लगा, फिर उसी तरह दादाजी को भी देखते हुए बोला, दादाजी, डैड, यार आप दोनों ना इस मासूम बच्चे पर बहुत जुल्म कर रहे हो। कौन मोटा है कौन पतला है इसका फैसला बाद में करेंगे, पहले मुझे खाने की प्लेट दे दो। अनिल जी और चैतन्य दादाजी थे कि बच्चों की तरह बहस करने में लगे हुए थे और सबको घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि कोई उनके सवालों का जवाब देने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। आर्य दोनों की तरफ देखते हुए बोला, दादाजी, डैड, क्या आप लोग भी बच्चों की तरह शुरू हो जाते हैं? चैतन्य जी और अनिल जी बच्चों की तरफ मुंह फुलाते हुए आर्य की तरफ देखकर बोले, बेटा हमें हमारे सवाल का जवाब चाहिए बस। ये सुनकर आर्य दोनों को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। वो भला कर भी क्या सकता था, जब बाप और उसके बाप का भी बाप सामने हो तो उसकी भी क्या मजाल। जब मामला शांत होता नजर नहीं आया तो तानिया मोर्चा संभालते हुए दोनों तरफ देखते हुए बोली, दादाजी, डैड, आप दोनों को जानना है ना कि आप दोनों में से सबसे फिट कौन है। दादाजी, डैड, देखिए मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, पर आप दोनों ही फिट नहीं हो। दादाजी, मुझे पता है इस बार मैंने आपको छूट देकर सही नहीं किया। न मैं आपको छूट देती, न ही आप भर भर कर स्वीट खाकर अपना शुगर लेवल बढ़ा लेते। तानिया की बातें सुनकर चैतन्य जी सक पका गए। फिर तानिया अनिल जी की तरफ घूर कर देखते हुए बोली, और डैड, आप भी कुछ कम नहीं हैं। मुझे पता है आपने भी अपने खाने में बहुत लापरवाही की हुई है। दादाजी और डैड, मेरी माने तो आप दोनों को ही एक्सरसाइज की जरूरत है। सब तानिया की तरफ ही देख रहे थे, जिसने बड़ी ही आसानी से दादाजी और डैड के सामने अपनी बात रख दी थी। चैतन्य दादाजी अपने आप को देखते हुए बोले, बात तो आपने सही कही है बेटा। खाने के चक्कर में हम तो भूल ही गए थे कि हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, और ये सब इस नालायक युवान की वजह से हुआ है। न ये मुझे खाने का लालच देता और न ही मुझे मिठाई खाने की इच्छा होती। अनिल जी भी युवान को घूरते हुए बोले, एग्जैक्टली डैड, इसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया है। इसी नालायक के चक्कर में मेरा वेट भी काफी बढ़ गया है। युवान उनकी तरफ लाचारगी से देखते हुए बोला, आप दोनों का अच्छा है, जब बात खुद पर आई तो तोप मेरी तरफ घुमा दी। ये सुनकर अनिल जी और चैतन्य जी खा जाने वाली नजरों से युवान की तरफ देखने लगे। युवान तानिया की तरफ देखकर बेचारा सा मुंह बनाते हुए जल्दी से बोला, भाभी बचाओ। आर्य अनिल जी और चैतन्य दादाजी की तरफ देखते हुए बोला, ओके ओके डैड, दादाजी मैं आप दोनों की प्रॉब्लम्स समझ गया। आप दोनों कल से अपने फिटनेस पर ध्यान देना स्टार्ट कर दो, फिर दोनों अपने आप फिट हो जाओगे। दोनों को आर्य का ये आइडिया अच्छा लगा और दोनों आर्य की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले कि वो तैयार है। आर्य ने एक नजर सबकी तरफ देखा और कहा, कल से सिंघानिया फैमिली के सभी मेंबर्स जिम और एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। ये सुनकर युवान की तो हालत ही खराब हो गई, क्योंकि उसे जिम करना पसंद नहीं था। पसंद था तो आराम से घोड़े बेचकर सोना। युवान मुंह लटकाकर आर्य की तरफ देखते हुए बोला, पर भाई हम सब रोज जिम करते ही हैं, फिर ये अनाउंसमेंट क्यों? हम सब का क्या मतलब है? पिछले कई हफ्तों से तुमने तो जिम में दर्शन ही नहीं दिए हैं। युवान अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोला, भाई वो तो मैं एग्जाम है। युवान इतना ही बोल पाया था कि आर्य ने अपने हाथ दिखाकर उसे रोक लिया और बोला, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है एग्जाम के आड़ में तुम घोड़े बेचकर सोते थे, पर अभी कोई होशियारी नहीं चलेगी। कल से अगले 1 महीने तक चुपचाप सबको 4 बजे एक्सरसाइज के लिए नीचे पहुंच जाना है, और अगर कोई 1 मिनट भी लेट हुआ तो उसे पनिशमेंट के तौर पर ग्राउंड के चक्कर लगाने होंगे। कितने चक्कर लगाने होंगे ये लेट आने पर डिसाइड होगा। आर्य के इतना बोलते ही पूरे डाइनिंग टेबल पर एक खामोशी छा गई। तभी तानिया चुप्पी तोड़ते हुए बोली, ओके, मैं कल से रोज 4 बजे नीचे एक्सरसाइज के लिए आ जाऊंगी। आर्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, गुड,
बाकी सब भी टाइम से आ जाना। सबने आर्य की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। इन सब में अगर कोई खुश नहीं था तो वह युवान था। बेचारे को बड़ी मुश्किल से तो एग्जाम के बहाने इतनी देर तक सोने को मिलता था। वो मन ही मन अपने डैड और दादाजी को कोसते हुए बोला, इन दोनों बुढ़ों को भी अभी ही फिटनेस का भूत चढ़ना था। अब खुद को तो सुबह सुबह उठना ही पड़ेगा और अपने साथ इस नन्हे से बच्चे को भी लपेट लिया। सच में पाप लगेगा इन दोनों को मेरी नींद हराम करने का। डिनर के बाद सभी अपने अपने कमरे की तरफ चले गए क्योंकि कल सुबह सबको जल्दी जो उठना था। आर्य के फोन पर एक इम्पोर्टेड कॉल आ गई थी, इसलिए वो उसे अटेंड करने लगा। लगभग 1 घंटे बाद वो अपने कमरे की तरफ चला गया और जैसे ही वो अपने कमरे में एंटर हुआ, उसकी निगाहें ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठी तानिया पर गईं और उसे देखकर एक बार फिर आर्य का दिल मचलने लगा। तानिया एक नी लेंथ तक की रेड कलर की सैटिन नाइट गाउन पहनी हुई थी और ड्रेसिंग टेबल के पास बैठकर बड़ी ही नसाकत से अपने फेयर पैरों पर बॉडी लोशन लगा रही थी। ये देखकर आर्य अपना कंट्रोल खोने लगा। तानिया ने जब एक नजर आर्य को देखा तो वो मन ही मन डेविल स्माइल करने लगी और अपने मन में बोली, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। आर्य ने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपना ध्यान दूसरी तरफ करने लगा, पर वो चाहकर भी ये नहीं कर पा रहा था। तानिया अपने गम के ऊपर एक कवर ऑफ पहने हुए थी और उसने बड़ी ही नसाकत से उसे अपने कंधे से सरकाया और अपनी नेक पर बॉडी लोशन लगाने लगी। आर्य आज पहली बार तानिया को ऐसे देख रहा था क्योंकि वो अक्सर ऐसी रिवलिंग नाइट ड्रेसेस नहीं पहनती थी। आर्य को ऐसा महसूस हुआ कि दाल में जरूर कुछ काला है। ये सोचते ही वो जल्दी से बेड पर जाकर लेट गया और सोचने लगा कि ये हो क्या रहा है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी तानिया उसके बगल में लेट गई। आर्य की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो आज तानिया को हक करके सोए, क्योंकि आज वो वैसे ही इतनी सेक्सी लग रही थी कि गलती से भी वो अगर उसके पास आ गई तो आर्य से तो कंट्रोल होने से रहा। बस इसी डर से वो तानिया से दूर रहने की कोशिश कर रहा था। तानिया भी ये सब समझ रही थी और वो जानबूझकर आर्य के करीब आई और आर्य के कान के पास आकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। तानिया की सांसें अपने कान में महसूस करते ही उसने अपने शरीर में कंपन सा महसूस किया। आर्य मन ही मन तानिया को कोसने लगा और उसे खुद से दूर होने की कोशिश करने लगा। आर्य इस टाइम तानिया को कोसने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। तानिया आर्य की इस हरकत पर मन ही मन स्माइल करते हुए जानबूझकर आर्य के करीब आकर उसके सीने के एकदम करीब आ गई। फिर आर्य ने जब अपनी आंखें खोली तो उसकी नजर तानिया की क्लीवेज पर चली गई। उसने झट से अपनी नजरें हटा ली। तानिया आर्य की हर हरकतों को नोटिस कर रही थी और ये देखकर उसके फेस पर एक बेहद हल्की स्माइल आ गई, जिसे आर्य ने नोटिस कर लिया। अब उसे समझ आ रहा था कि तानिया ये सब जानबूझकर उसे तंग करने के लिए कर रही हैं। वो अपने मन ही मन बोला, ओह, तो वाइफी तुम अपने हस्बैंड से बदला निकाल रही हो। नॉट बैड, ठीक है। ये सब चीजें तुम अपने कन्फेशन के बाद करो, फिर तुम्हें बताता हूं मैं। फिर तानिया ने भी आर्य को ज्यादा तंग नहीं किया, क्योंकि बाद में भुगतना उसे ही करना पड़ सकता था। इसलिए वो चुपचाप ब्लैंकेट से खुद को कवर करते हुए सो गई। आर्य ने भी खुद को नॉर्मल करते हुए तानिया के माथे पर किस किया और आंखें बंद करके सो गया। अगली सुबह दृष्टि की जब आंखें खुली तो अनय वहां से जा चुका था। सुबह उठकर उसने सबसे पहले अपना फोन चेक किया, जिसमें अनय का मैसेज आया था, आज ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम घर पर रेस्ट करो और अपना ध्यान रखो। अनय का मैसेज पढ़कर दृष्टि ने एक बार खुद का टेम्परेचर चेक किया, फिर खुद से बोली, क्या अनय ने सुबह सुबह भांग पी ली है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? इन्हें कब से मेरी फिक्र होने लगी। ये सब सोचते हुए वो वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। फीवर की वजह से आज उसे वीकनेस तो फील हो ही रही थी और अनय ने भी उसे छुट्टी दी थी, इसीलिए उसने आज करने का डिसाइड किया। फ्रेश होकर शॉवर लेने के बाद वो किचन में आ गई और
अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी। ब्रेकफास्ट बनाते बनाते वो अनय के बनाए खाने को याद करते हुए बोली, हरकतें तो बिल्कुल लंगूरों वाली है, पर खाना बहुत ही टेस्टी बनाया था उन्होंने। अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके दृष्टि ने ब्रेकफास्ट किया, फिर अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए चली गई। आज ऑफिस में दृष्टि नहीं थी, इसलिए अनय को अकेले ही सब कुछ करना पड़ रहा था। वैसे इस तरह से काम करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। असल में वो दृष्टि के प्रेजेंस को बहुत मिस कर रहा था। आज ऑफिस में बैठे बैठे उसका एक एक पल 1 घंटे की तरह बीत रहा था। फिर अगले दिन जब उसने दृष्टि को ऑफिस में देखा, तब जाकर उसे चैन आया और उसने स्माइल के एक लंबी सांस ली। फिर दोनों को इसी तरह साथ में काम करते हुए 3 महीने बीत गए। इन 3 महीनों में अनय ने दृष्टि की हर छोटी से छोटी चीजों को जानने की पूरी कोशिश की। जैसे जैसे वो दृष्टि के बारे में जानता गया, वैसे वैसे उसे दृष्टि और ज्यादा प्यार होता गया। इस बीच दृष्टि ने भी अपने आप को काम में झोंक दिया था, इसीलिए समर भी उसके आसपास नहीं होता था, जिससे अनय के दिल को भी ठंडक थी। इस बीच वो दृष्टि के बारे में बहुत कुछ जान गया था, जैसे कि उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। वो किसी के सामने खुद को कमजोर दिखाने की फीलिंग से नफरत करती है और उसे किसी का उस पर तरस खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें थीं जो अनय दृष्टि के बारे में जान चुका था। अनय को ये अच्छी तरह से पता था कि दृष्टि बाहर से तो एक हंसमुख फ्रैंक लड़की दिखती थी, पर अपने अकेलेपन की वजह से वो अंदर से वो बिल्कुल उदास थी। दृष्टि अपने केबिन में काम कर रही थी। अनय उसे अपने केबिन से काम करते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे दृष्टि का सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि उसका दिल भी मुस्कुराए। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब वो दृष्टि के फेस पर वो स्माइल लेकर आएगा जो उसने सोचा था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े, क्योंकि अब उसे दृष्टि का स्माइल करता हुआ चेहरा देखना उसके लिए उसका एक ख्वाब बन गया था, जिसे वो अब हर हाल में पूरा करना चाहता था। रसावत इंडस्ट्रीज। दृष्टि अपने कैबिन में बैठी हुई एक प्रेजेंटेशन रेडी करने में लगी हुई थी। तभी उसे अनय का कॉल आया। अनय ने दृष्टि को अपने कैबिन में बुलाने के लिए कॉल किया था। 5 मिनट के अंदर ही दृष्टि अनय के कैबिन में चली आई। अनय इस वक्त सोफे पर बैठा हुआ था। दृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, सर आपने मुझे बुलाया? अनय उसकी तरफ देखते हुए बोला, आज रात हम आर्य और तानिया भाभी के यहाँ जा रहे हैं वेद की बर्थडे पार्टी में, तो तुम 6 बजे तक रेडी रहना। मैं तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट से पिक कर लूंगा। दृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन सर। बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोला, लेकिन कुछ नहीं, चुपचाप रेडी रहना। समझ में आई बात? दृष्टि कुछ कहना तो चाहती थी, पर अनय के चुप कराने पर वो उसे मन ही मन कोसते हुए चुप रह गई। फिर अनय एक पेपर बैग दृष्टि की तरफ बढ़ाते हुए बोला, पार्टी के लिए तुम इसे पहन लेना। दृष्टि उसे मना करते हुए बोली, इट्स ओके सर, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं। अनय उसकी तरफ घूरते हुए बोला, हाँ मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारे कपड़े हैं, पर मैं चाहता हूं कि तुम इसे ही पहनो। दृष्टि को तो अनय की बात एक ही बार में मानने की आदत नहीं थी, इसीलिए दृष्टि अपनी इसी आदत से मजबूर होकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, पर मैं यही ड्रेस क्यों पहनूं? मैं अपनी पसंद से कुछ और भी तो पहन सकती हूँ ना। अनय फिर उसे घूरते हुए बोला, क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए तुम यही पहनोगी, समझी? ये सुनते ही दृष्टि ताव में आ गई और अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए बोली, और अगर मैं ऐसा न करूं तो? दृष्टि का इतना कहना था कि अनय सोफे पर से उठ गया और दृष्टि के करीब जाकर उसे नीचे से ऊपर तक देखा, फिर उसके कंधों को पकड़कर बोला, तुम खुद से नहीं पहनोगी तो कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपने हाथों से तुम्हें ये ड्रेस पहनाने में। ये सुनकर तो दृष्टि को जैसे 1000 वोल्ट करंट लग गया और वो आंखें बड़ी करके अनय की तरफ देखने लगी और मन ही मन बोली, इनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे।
दिनों दिन ये कितने बेशर्म होते जा रहे हैं। अभी चुपचाप ड्रेस लेकर निकल जाने में ही भलाई है दृष्टि, इससे पहले कि कहीं फिर से ये मुझे अपना शिकार बना ले। ये सोचते ही दृष्टि ने एक झटके में वो पेपर बैग लिया और बिजली की रफ्तार से कैबिन से बाहर दौड़ते हुए निकल गई। उसके जाने के बाद अनय स्माइल करते हुए खुद से बोला, एक यही तरीका है जिससे तुम्हें लाइन पर लाया जा सकता है माय डियर दृष्टि। ये कहते हुए वो अपने डेस्क पर बैठकर अपना काम करने लगा। सिंघानिया मेंशन। शाम के वक्त पूरे सिंघानिया मेंशन को आज बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, क्योंकि आज घर के नन्हे राजकुमार वेद का चौथा बर्थडे था। तानिया दोपहर से ही तैयारियों में ही बिजी थी और अब तक पार्टी की सभी तैयारियां भी हो चुकी थी। वैसे तो इस पार्टी में आर्य ने किसी भी बाहर वाले को इनवाइट नहीं किया था। इसमें सिर्फ आर्य के बेस्ट फ्रेंड्स यानी अनय, विवेक और तानिया की बेस्टी दृष्टि ही आने वाली थी। वेद के बर्थडे में उसकी क्यूट सी बेस्टी आस्था भी आने वाली थी और बाकी सिंघानिया फैमिली के मेंबर्स तो थे ही, पर फिर भी डेकोरेशन को बहुत ग्रैंड रखा गया था। तानिया ने आज ऑफिस जाते वक्त ही आर्य को फरमान सुना दिया था कि वो आज किसी भी कीमत पर जल्दी घर आ जाए। आर्य ने भी हाँ ही कहा था, पर तानिया कोई चांस नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए वो बार बार आर्य को कॉल करके याद दिला रही थी। तानिया जब बेडरूम में आई तो बेड पर बैठते हुए एक बार फिर आर्य को कॉल करने लगी। आर्य ने फोन की स्क्रीन को देखा तो उसके फेस स्माइल आ गई और उसने बात करने के लिए कॉल पिक किया ही था कि तानिया एकदम से शुरू हो गई। कहाँ हैं आप? कहीं किसी मीटिंग में बिजी तो नहीं हो गए ना? आप भूल तो नहीं गए ना कि आज आपके बेटे का बर्थडे है? देखिए, मैं पहले भी आपको याद दिला चुकी हूँ, पर फिर भी एक बार फिर याद दिला रही हूँ कि टाइम पर आ जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आर्य स्माइल करते हुए बोला, वाइफी थोड़ा सांस तो ले लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी गहरी गहरी सांसों से अपने हैंडसम पति को मारने का इरादा बना रही हो। तानिया उस पर बिगड़ते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे आप? आर्य उसे टीज करते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि मेरे बिना तुमसे रहा नहीं जा रहा और तुम बहुत मिस कर रही हो मुझे? कहीं ऐसा तो नहीं कि रात को तुम्हारे कुछ प्लान अधूरे रह गए थे, जिसकी वजह से तुम मुझे घर जल्दी बुलाकर उन्हें पूरा करना चाहती हो? आर्य ने इतना ही कहा था कि तानिया बीच में ही बात काटते हुए बोली, आर्य कुछ तो शर्म कीजिए, आज आपके बेटे का बर्थडे है और आप अपने ही प्लान बनाने में बिजी हैं। आर्य नोटी टोन में बोला, वाइफी यार, मैं अपनी बीवी के साथ रात की प्लानिंग कर रहा हूँ, किसी दूसरे की बीवी के साथ थोड़ी ना जो मुझे शर्म आएगी। तानिया उस पर बिगड़ते हुए बोली, हो गया आपका, अब आप चुपचाप जल्दी घर आ जाइए और इस बार लेट हुए तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ये बोलते हुए तानिया ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। आर्य ने भी स्माइल करते हुए अपना फोन रख दिया। तानिया थोड़ी देर बेड पर बैठकर फिर वॉशरूम की तरफ शॉवर लेने के लिए चली गई। फिर जब वो वापस आई तो देखा कि आर्य बेडरूम के सोफे पर बैठा हुआ था। तानिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आर्य की तरफ देखने लगी, क्योंकि अभी वो वॉशरूम से नहाकर खुद को टॉवल में लपेटे हुए ही बाहर आई थी। उसे देखकर आर्य अपनी टाई लूज करते हुए तानिया के पास आकर बोला, ऐसे क्या देख रही हो जान? मैंने तो तुम्हारा ही ऑर्डर पूरा किया है। लो, हाजिर हूं आपकी खिदमत में। चलो, अब हम कल रात का अधूरा काम अभी पूरा कर लेते हैं। तानिया समझ गई कि अगर अभी वो यहाँ रुकी तो आर्य उससे नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो भागते हुए चेंजिंग रूम में चली गई। उसे ऐसे भागते हुए देखकर आर्य स्माइल करने लगा और वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद आर्य रेडी होकर बाहर आ गया। इस वक्त वो ब्लैक क्लासिक सूट में बहुत ही डैशिंग लग रहा था। तानिया भी रेडी होकर बाहर आ चुकी थी। उसने पर्पल कलर की एक बेहद ही खूबसूरत पार्टी ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो परी की तरह खूबसूरत लग रही थी। आर्य ने एक नजर तानिया को देखा तो देखता रह गया। उसे देखकर आर्य की नीयत बिगड़ने लगी। आर्य ने खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ था,
तानिया खुद को आईने में निहारते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, मैं कैसी लग रही हूँ? आर्य पीछे से ही उसके गालों पर किस करते हुए बोला, इतनी ज्यादा खूबसूरत कि तुम्हें देखकर मुझे खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है जान। ये सुनते ही तानिया का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया और ऐसे में वो और भी खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रही थी, जिसे देखकर अपने आप तानिया की गोरी पीठ पर चलने लगे। इससे पहले कि आर्य उस पर टूट पड़ता, तानिया ने उसे बहकता हुआ महसूस कर लिया और उसका हाथ पकड़ते हुए जबरदस्ती उसे खींचकर कमरे से बाहर ले आई। वेद को तानिया ने पहले ही रेडी कर दिया था, इसीलिए वेद को अपनी गोद में उठाकर वो नीचे की तरफ ले जाने लगी। तीनों सीढ़ियों से होते हुए नीचे आने लगे। तीनों साथ में बिल्कुल एक परफेक्ट फैमिली लगते थे। तीनों को नीचे आता देखकर सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। सभी रेडी होकर पहले ही हॉल में आ चुके थे। सारे बॉयज, दादाजी और अनिल जी आज बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। दूसरी तरफ अनय और दृष्टि भी सिंघानिया मेंशन के लिए निकल चुके थे। दृष्टि ने आज लाइट पिंक कलर की एक बेहद ही खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी, जिसे अनय ने ही दिया था। अनय बार बार दृष्टि की तरफ ही देखे जा रहा था और दृष्टि बार बार उसे घूर रही थी। दृष्टि जब इरिटेट हो गई तो अनय पर गुस्सा होते हुए बोली, आप सामने देखकर गाड़ी नहीं चला सकते क्या? अनय स्माइल करते हुए बोला, डोंट वरी मिस मेहता, अगर मैं अपनी आंखें बंद करके भी गाड़ी चलाऊंगा तो भी हम सेफली पहुंच जाएंगे। ये कहकर अनय सामने की तरफ देखकर गाड़ी चलाने लगा, लेकिन उसने ऊपर का शीशा थोड़ा झुका दिया, जिसमें वो दृष्टि की खूबसूरत आंखें और उसके खूबसूरत गुलाबी होठों को खूब मजे से देख रहा था। थोड़ी देर बाद जब दृष्टि की निगाह शीशे पर गई तो उसने देखा कि अनय उसे ही देखे जा रहा है। उसे ऐसे देखकर मुंह बन गया और वो मन ही मन बोली, उफ, मैंने आज तक इतना बेशर्म इंसान नहीं देखा। देख कैसे बेशर्मों की तरह मुझे ताड़ रहे हैं। हे भगवान, मुझे इस हवस के पुजारी से बचा लेना। ये कहकर वो विंडो की तरफ देखने लगी। इसी तरह से दोनों सिंघानिया मेंशन पहुंच चुके थे। फिर दोनों आर्य और तानिया से मिले। फिर प्यारे वेद को गोद में लेकर उसे प्यार किया और बर्थडे विश भी किया। तभी सिंघानिया मैंशन में वेद की बेस्टी आस्था की भी एंट्री हुई और सबकी निगाहें उसकी तरफ चली गई। ब्लू कलर की एक बेहद ही खूबसूरत प्रिंसेस ड्रेस, जिसके पीछे एक बो बना हुआ था। बाल जो कि बेबी हेयर कट में कटे हुए थे, सिर पर ड्रेस से मैच करता हुआ हायर बैंड, पैरों में मैचिंग शूज, गोरे गुलाबी गाल, छोटी सी नाक और खूबसूरत सी नीली नीली आंखें। आस्था आसमान से उतरी हुई एक एंजल लग रही थी। वो अपने हाथों में गिफ्ट बॉक्स लिए हुए थी और फुदकते हुए पार्टी हॉल में आ रही थी। तानिया तो बस उसे देखती ही रह गई और बाकी सबका भी यही हाल था। सबको अपनी तरफ देखते हुए देखकर आस्था खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी स्माइल सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। उसे देखकर वेद के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो दौड़ते हुए आस्था के पास आ गया। दोनों बच्चों ने एक दूसरे को हग किया। आस्था अपने छोटे छोटे होंठों से वेद के गालों पर किस करते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे मेरे प्यारे बुद्धू। वेद अपने छोटे छोटे हाथों से उसे हग करते हुए बोला, थैंक यू सो मच आस्था। आस्था तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल पहले की तरह। तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो वेद। सभी अपनी चमकती आंखों से दोनों बच्चों को बातें करते हुए देख रहे थे। वो सभी बस दोनों की क्यूटनेस में खो से गए थे। तानिया आस्था के करीब आई और अपने घुटनों के बल बैठते हुए आस्था के गालों को अपने हाथों में भरकर उसे किस करते हुए बोली, प्रिंसेस, आज आप बिल्कुल एक छोटी एंजल लग रही हो। आस्था स्माइल करते हुए तानिया को देखकर बोली, थैंक यू आंटी, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। दृष्टि ने भी आस्था की क्यूटनेस देखकर उसे अपने बाहों में भर लिया और सभी ने बारी बारी से आस्था को गोद में लिया और उसे प्यार करते रहे। केक कटिंग का टाइम हो रहा था, पर विवेक का अभी तक कोई अता पता ही नहीं था।
दादाजी टाइम देखते हुए बोले, ये नालायक कहां रह गया? अब तक तो आ जाना चाहिए था इसे। युवान, अपने विवेक भाई को कॉल करके पूछो कि वो कब तक आ रहा है। युवान ने हाँ में सिर हिलाया और विवेक को कॉल लगाने लगा। दूसरी तरफ विवेक एक मीटिंग में फंस गया था, इसलिए उसे आने में देरी हो रही थी। मीटिंग से निकलकर वो जल्दी से पार्टी के लिए रेडी हुआ और अपनी कार को हवा में दौड़ाते हुए वो सिंघानिया मेंशन के लिए निकल गया। वो तेजी से जाते हुए आधे रास्ते ही गया था कि तभी एक लड़की उसके कार के नीचे आते आते बच गई। अगर विवेक ने जल्दी में ब्रेक नहीं लगाया होता तो उस लड़की जा चली जाती। ब्रेक मारने के बाद सामने देखकर विवेक को बहुत जोर से गुस्सा आ गया। असल इस लड़की के पीछे कुछ लड़के पड़ गए थे। रास्ता सुनसान था, बस इसी बात का फायदा वो लड़के उठा रहे थे। विवेक ऑलरेडी पार्टी के लिए लेट हो रहा था। ऐसे में इस तरह की हरकतों ने उसके दिमाग को पूरी तरह खराब कर दिया। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अगर मरना ही है तो कहीं और जाकर मरो। तुम्हें मेरी ही कार मिली थी मरने के लिए। पर उस लड़की पर तो विवेक की बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो बहुत डरी हुई थी और लगातार विवेक की कार की विंडो को खटखटा रही थी। ये देखकर विवेक इरिटेट हो गया और कार की विंडो खोल दी। लेकिन जैसे ही उसने लड़की का चेहरा देखा तो थोड़ी देर के लिए वो उसमें खो सा गया। पतला सा चेहरा, गुलाबी पतले से होंठ, गोरा रंग और बड़ी बड़ी भूरी आंखें। डर की वजह से उसके गुलाबी होंठ कांप रहे थे। वो इन्हीं कांपते होंठों के साथ बोली, प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। विवेक ने एक नजर उस लड़की को देखा, फिर सामने की तरफ जहां कुछ आवारा लड़के आते दिखाई दे रहे थे। उन्हें आता देखकर विवेक ने उस लड़की को अपनी कार में बैठने के लिए कहा और उस लड़की ने भी तुरंत वैसा ही किया। उस लड़की के कार में बैठने के बाद विवेक ने कार को लॉक कर दिया और खुद बाहर आ गया। विवेक आराम से कार पर टिक कर खड़ा था। वो लड़के विवेक के पास आ चुके थे। उन लड़कों ने जब उस लड़की को कार में बैठा हुआ देखा तो उनमें से एक लड़का विवेक को आंखें दिखाते हुए बोला, देखो तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम चुपचाप लड़की को हमारे हवाले करो और चलते बनो। अगर नहीं किया तो? उसने इतना ही कहा था कि उनमें से एक लड़का विवेक को मारने के लिए उसकी तरफ लपका, पर विवेक ने अपनी शार्प फाइटिंग स्किल से एक किक में ही उसका काम तमाम कर दिया। विवेक की लात इतनी जोर से उसकी छाती पर लगी थी कि वो लड़का उठने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसके मुंह से खून भी आने लगा था। अपने साथी को दर्द में तड़पता देखकर उन लड़कों की आंखें बड़ी हो गईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सीधा सादा सा दिखने वाला आदमी इतना खतरनाक भी हो सकता है। जमीन पर पड़े अपने ढेर हुए साथी को देखकर उन लड़कों को ये तो समझ में आ गया कि एक एक करके वो नहीं जीत सकते। इसीलिए सब ने एक साथ विवेक पर हमला करने की सोची और सभी एक साथ उस पर टूट पड़े। लेकिन विवेक ने उन सभी लड़कों को बेरहमी से मार मार कर उनको अधमरा बना दिया। उनकी अच्छी तरह पिटाई करके विवेक जब वापस कार में आया तो उस लड़की को देखा। उस लड़की का डर कर बहुत बुरा हाल था। विवेक उस लड़की को शांत कराते हुए बोला, डरो मत, मैंने उन्हें सबक सिखा दिया है, अब तुम्हें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो लड़की अपनी टिमटिमाती भूरी आंखों से विवेक को देखने लगी। विवेक उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? वो लड़की विवेक की तरफ देखते हुए बोली, मेरा नाम जीविका है और मैं कॉलेज में फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। पिछले एक हफ्ते से मेरे एक्स्ट्रा क्लासेस चल रहे हैं, इसीलिए घर जाते वक्त मुझे लेट हो जाता है। आज कॉलेज से घर आते वक्त ऑटो नहीं मिल रहा था। जब काफी देर बाद भी ऑटो नहीं मिला तो मैं पैदल ही अपने घर के लिए निकल गई और रास्ते में ये लड़के मेरे पीछे पड़ गए। थैंक यू सो मच जो आपने मुझे उन लड़कों से बचा लिया। विवेक जीविका की बातें ध्यान से सुन रहा था, फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे अपने घर का एड्रेस दो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आगे से अपना ध्यान रखना और दोबारा पैदल घर जाने की गलती मत करना। जीविका ने हाँ में सिर हिलाया और विवेक को अपने घर का एड्रेस दे दिया। थोड़ी देर बाद विवेक ने उसे उसके घर पर ड्रॉप कर दिया और फिर वो वहां से सिंघानिया मेंशन के लिए निकल गया। फिर
जब वो सिंघानिया मेंशन पहुंचा तो जल्दी से घर के अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि सभी घूर घूर कर उसे ही देख रहे थे। इससे पहले कि विवेक अपनी सफाई में कुछ बोल पाता, दादाजी उसे डांटते हुए बोले, नालायक, कभी तो टाइम पर आ जाया कर। दादाजी में वो विवेक इतना ही कह पाया था कि तभी वेद विवेक के पास दौड़ते हुए आया और उसके कपड़ों को खींचते हुए खिलखिलाकर हंसने लगा, जिसे देखकर सभी का गुस्सा शांत हो गया। विवेक भी जानता था कि उसका प्यारा भतीजा अपने विवेक चाचू की गोद में आना चाहता है। विवेक ने तुरंत ही वेद को अपनी गोद में उठा लिया और उसके प्यारे गुलाबी गालों पर किस किया और उसे बर्थडे विश भी किया। उसके बाद केक कटिंग का प्रोग्राम हुआ और सभी ने अपना अपना गिफ्ट वेद को दिया। फिर जब तानिया और आर्य अपना गिफ्ट वेद को दे रहे थे तो वेद ने तानिया का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेबी सिस्टर चाहिए। वेद की विश सुनकर तानिया वेद को देखते ही रह गई और साथ ही साथ अब उसे बहुत शर्म आ रही थी। वेद अपनी टिमटिमाती प्यारी आंखों से अपनी मॉम को देखते हुए बोला, माँ, क्या आप मुझे ये गिफ्ट देंगे? बेटा, टाइम आने पर आपको आपकी बेबी सिस्टर मिल जाएगी। लेकिन डैडी, मुझे मेरी बेबी सिस्टर अभी चाहिए। तभी आस्था वेद को समझाते हुए बोली, अरे बुद्धू, पहले बेबी मम्मा के टम्मी में आएगा, फिर तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें वो इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, समझे? सभी आस्था की समझदारी से भरी बातें सुनकर उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन तानिया का तो अभी भी बुरा हाल ही था और वो किसी से नजरें भी नहीं मिल पा रही थी। आस्था के समझाने पर वेद समझ गया कि उसकी बेबी प्रिंसेस को आने में अभी टाइम लगेगा। तभी चैतन्य दादाजी तानिया के पास आए और उसकी तरफ देखते हुए बोले, तानिया बेटा, आज वेद की बातें सुनकर हमारे मन में भी एक इच्छा आई है कि मुझे एक प्यारी सी परपोती चाहिए। क्या आप हमारी ये इच्छा पूरी करेंगी? तानिया उनके सवाल का जवाब देती इससे पहले ही अनिल जी तानिया के पास आ गए और उसके सिर को सहलाते हुए बोले, बेटा सिंघानिया, फैमिली को एक प्यारा सा प्रिंस वेद के रूप में तो मिल चुका है, कमी है तो बस एक प्यारी सी क्यूट प्रिंसेस की। बेटा, क्या तुम अपने डैड को एक प्यारी सी पोती का दादा बनाओगी? युवान तानिया के पास आ गया और अपनी प्यारी भाभी के गले में झूलते हुए बोला, भाभी, मुझे भी तो एक क्यूट सी प्रिंसेस का चाचू बनना है और आपको मेरी ये विश पूरी करनी ही पड़ेगी, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगा। उसकी क्यूट सी रिक्वेस्ट को सुनकर तानिया स्माइल करने लगी और तभी दृष्टि तानिया के पास आई और बोली, तानिया, तू तो जानती है ना कि जब से तेरी शादी भी नहीं हुई थी तब से मैं तेरी क्यूट सी प्रिंसेस की मासी बनने का ख्वाब देख रही हूँ। तुझे मेरी विश पूरी करके मुझे मासी बनाना है। इसके साथ ही अनय और विवेक भी एक्साइटेड होकर बोले, हाँ, हम भी यही चाहते हैं। युवान उन दोनों की तरफ देखकर बोला, क्या तुमको भी मासी बनना है? आर्य सबसे पीछे खड़ा सबको बारी बारी से घूरे जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था, क्या इन सबको मैं दिखाई नहीं दे रहा? सब तानिया को ही बोले जा रहे हैं, कोई मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा, जबकि इन सब में मेरा भी इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। तभी चैतन्य दादाजी को घूरते हुए बोले, चुप रहो नालायको, तानिया बेटा को भी कुछ बोलने दोगे या नहीं? ये सुनते ही सभी तानिया की तरफ देखने लगे और तानिया ने शर्माते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। इससे सभी खुश हो गए और स्माइल करने लगे। तानिया का शर्माता हुआ गुलाबी चेहरा देखकर आर्य भी बहुत खुश हो गया। सभी काफी देर तक पार्टी एंजॉय करते रहे, फिर अपने अपने घर की तरफ जाने लगे। रात काफी हो गई थी, इसीलिए आस्था को घर नहीं जाने दिया गया। सबने डिसाइड किया कि आस्था आज यहीं रहेगी। अनय दृष्टि को लेकर कार में बैठ गया और उसे घर छोड़ने के लिए वहां से निकल गया। काफी देर हो चुकी थी, इसीलिए बाहर अंधेरा भी काफी था। दृष्टि खिड़की से बाहर देख रही थी कि तभी उनकी कार एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहां काफी पेड़ पौधे थे।
जंगल तो नहीं, पर कुछ कुछ जंगल जैसा ही था। पेड़ों की परछाइयां रात में किसी डरावने शैतान के परछाई की तरह लग रही थी, जिसे देखकर दृष्टि को थोड़ा डर लगने लगा। दृष्टि अपनी जिंदगी की हर मुश्किलों का सामना बहुत बहादुरी से करती थी, पर उसे अंधेरे से डर लगता था। उसे ये डर बचपन से ही था। बचपन में एक बार उसके मम्मी पापा कहीं गए हुए थे, पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो रात को लौट नहीं पाए और दृष्टि उस रात घर पर अकेली थी। उसे उस वक्त अकेले होने का डर तो लग ही रहा था। फिर अचानक से लाइट चली गई और तेज हवाएं भी चलने लगी। विंडो से गुजरने पर ये और भी डरावनी साउंड कर रही थी और साथ ही बिल्लियों की डरावनी आवाजें भी आ रही थी। कुल मिलाकर उस दिन पूरा हॉरर सीन ही चल रहा था। वो भूतों पर यकीन तो नहीं रखती थी, पर फिर भी उसके मन में अंधेरे को लेकर ये डर बैठ गया था कि अंधेरे में कुछ तो होता है। बस उसी दिन से लेकर आज तक वो अपने मन से अंधेरे का डर नहीं निकाल पाई। वो डरते हुए अनय की तरफ सरक जा रही थी। अनय ने जब दृष्टि की हालत खराब होते देखा तो वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, उफ, इतनी बड़ी हो गई हो पर फिर भी बच्चों की तरह डर रही हो। ये सुनकर दृष्टि खुद को संभालते हुए अनय से दूर हो गई और उसे आंखें दिखाते हुए बोली, मैं बच्चों की तरह डरूं या बूढ़ों की तरह, इससे आपको क्या? आप बस अपने काम से काम रखिए। उसकी बात सुनकर अनय उसे देखता ही रह गया। फिर उसके मन में एक शरारत सूझी और उसी वक्त चुपके से अनय ने कार के सिस्टम में एक हॉरर साउंड चला दिया, जो कि एकदम नेचुरल और रियल लग रहा था। हॉरर साउंड सुनकर दृष्टि डर गई और जोर से अनय की बांह पकड़ ली। उसे यूं डरता हुआ देखकर अनय हंसते हुए बोला, तुम इतने में ही डर गई। अगर ये साउंड सच में आया होता तो पता नहीं क्या करती तुम। ये सुनकर दृष्टि अनय से दूर होते हुए उसे घूर घूर कर देखने लगी, जैसे कि वो अभी उसे कच्चा चबा जाएगी। फिर कुछ दूर के सफर में दृष्टि को नींद आने लगी और वो गहरी नींद के आगोश में चली गई। जब उनकी कार दृष्टि के अपार्टमेंट पहुंच गई तो अनय ने कार रोक दी और सोती हुई दृष्टि की तरफ देखने लगा। दृष्टि सोते हुए बहुत क्यूट और मासूम लग रही थी। अनय दृष्टि का क्यूट सा चेहरा निहारते हुए बोला, सोते हुए कितनी मासूम लग रही है। अभी जगी हुई होती तो मुझे कच्चा चबा जाती। फिर अनय उसे अपनी गोद में उठाकर उसके अपार्टमेंट में आया और बेडरूम में लाकर उसे आहिस्ते से सुला दिया। फिर उसके सिरहाने के पास बैठकर उसके सिर को सहलाते हुए उसके माथे को चूम लिया और कहा, आई प्रॉमिस, अब तुम ज्यादा दिन यूं अकेली नहीं रहोगी। मैं तुम्हें लेने आऊंगा और हमेशा के लिए तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ये कहते हुए वो दृष्टि के अपार्टमेंट से बाहर आ गया और कार में बैठकर रजावत मैंशन की तरफ निकल गया। इधर वेद और आस्था दोनों आर्य के रूम में ही थे। दोनों बच्चे खेलते खेलते उसके बेड पर ही सो गए थे। तानिया ने पहले ही दोनों के कपड़े चेंज कर दिए थे। आस्था को वेद की क्यूट सी नाइट ड्रेस पहना दी थी, जिसमें वो काफी क्यूट लग रही थी। आर्य और तानिया दोनों बच्चों के अगल बगल लेटे हुए थे। अपने एक हाथ का सपोर्ट लिए दोनों उन्हें निहारने में लगे हुए थे। तानिया आस्था की तरफ देखते हुए आर्य से बोली, कितनी प्यारी बच्ची है ना आर्य, बिल्कुल किसी डॉल की तरह लगती है। आर्य सोती हुई आस्था के माथे पर किस करते हुए बोला, बहुत प्यारी है। मैं भी बिल्कुल ऐसी ही क्यूट सी बच्ची का डैड बनना चाहता था वाइफी। तानिया भी आस्था को निहारते हुए बोली, काश हमारी भी ऐसी ही एक क्यूट सी बेटी हो। फिर आर्य और तानिया ने दोनों बच्चों के माथे को चूम लिया। आर्य तानिया की तरफ देखकर बोला, जाओ जाकर चेंज कर लो। तानिया ने हाँ में सिर हिलाया और वॉशरूम की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद आर्य ने दोनों बच्चों को वेद के कमरे में ले जाकर आराम से सुला दिया। फिर वापस आकर वो भी फ्रेश होने चला गया। तानिया चेंज करके बाहर आ चुकी थी और ड्रेसिंग मिरर के पास खड़ी थी। फिर जब आर्य बाहर आया तो तानिया के पास जाकर उसे पीछे से हग करते हुए अपना चिन तानिया के शोल्डर पर टिका दिया। वो थोड़ी देर तक वैसे ही रहा, फिर आहिस्ते से तानिया को अपनी बाहों में लेकर बेड पर आ गया और उसे आहिस्ते से लिटा दिया। फिर उसके बगल में लेट गया। आर्य तानिया की तरफ मुंह करके
उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके माथे को चूमते हुए बोला, तानिया, मुझे भी एक क्यूट सी प्रिंसेस का डैडी बनना है। क्या तुम मेरी ये विश पूरी करोगी? तानिया आर्य की तरफ देखकर स्माइल करने लगी और उसके होंठों पर आहिस्ते से किस करते हुए बोली, आर्य, मुझे भी माँ बनना है। मेरी बहुत पहले से इच्छा थी कि मैं एक क्यूट सी प्रिंसेस की माँ बनूं। जब मैंने आस्था को पहली बार देखा था तो उसी दिन से मेरे दिल में ये इच्छा आ गई थी। वाइफी, मैं भी एक क्यूट सी प्रिंसेस का डैडी बनना चाहता हूँ और वेद को उसकी बेबी सिस्टर देना चाहता हूँ। आर्य की बात सुनकर तानिया भी अपनी चमकती टिमटिमाती आंखों से आर्य को देखने लगी। ये देखकर आर्य उसके होंठों को अपने होंठों में लेकर उसे किस करने लगा, पर थोड़ी देर बाद ही वो उसे छोड़ भी दिया। फिर आर्य उसके माथे को चूमते हुए बोला, मैं हमारे इस मोमेंट को बहुत स्पेशल बनाना चाहता हूँ वाइफी, जो कि तुम्हारे लिए एक यादगार सरप्राइज होने वाला है। अपनी चमकती आंखों से आर्य की तरफ देखते हुए कहा, मैं इंतजार करूंगी। उसके होंठों पर आहिस्ते से किस करते हुए बोला, सो जाओ, गुड नाइट। अगली सुबह आज तानिया की नींद आर्य से पहले खुली। उसकी आंखें खुली तो उसके सामने आर्य का सोता हुआ क्यूट सा चेहरा दिखा। तानिया ने उसकी तरफ झुककर आहिस्ते से उसके होंठों को किस कर लिया। फिर वो जैसे ही उठने को हुई तो उसे महसूस हुआ कि उसकी कमर पर आर्य की पकड़ मजबूत हो रही है। उसने झट से आर्य की तरफ देखा तो आर्य के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। आर्य अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोला, वाइफी, मैं थोड़ी देर और सोना चाहता हूँ। उसकी तरफ घूरते हुए बोली, हाँ, तो आपको कौन जगा रहा है? सो जाइए, पर मुझे जाने दीजिए। आर्य तानिया को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, क्या कर रही हो वाइफी? तुम्हें तो पता है ना कि मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती, इसलिए चुपचाप लेटी रहो। तानिया खुद को छुड़ाते हुए बोली, ये क्या जबरदस्ती है? आर्य, छोड़िए, मुझे बहुत से काम करने हैं। बच्चों को रेडी करना है, फिर सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। आर्य उसे हक किए हुए ही बोला, जान, ऐसा मत करो। तुम सबके लिए सुबह से रात सब कुछ करती रहती हो और इधर तुम्हारा पति बेचारा पड़ा हुआ है। क्या उसके लिए तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? तुम्हें सबका ख्याल है, बस अपने पति को छोड़कर। तुम ठीक नहीं कर रही हो मेरे साथ। आर्य की शिकायतें सुनकर तानिया के फेस पर स्माइल आ गई। फिर वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, आर्य, देखिए, बच्चों को किंडरगार्टन जाने में लेट हो जाएगा, इसीलिए मुझे जाने दीजिए ताकि मैं उन्हें रेडी कर सकूं। वाइफी, तुम हमेशा बेबी बेबी करती रहती हो, कभी तो बेबी के डैडी की तरफ भी देख लिया करो। और वैसे भी आज बच्चों का हॉलिडे है, इसलिए उन्हें भी सोने दो और मुझसे लिपट कर मुझे भी आराम दो। आर्य उसके सीने पर अपना सिर छुपाते हुए बोला, मैं कुछ नहीं जानता, आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा बस। आर्य की जिद देखकर तानिया ने फिर कुछ नहीं किया और अपनी आंखें बंद करके लेट गई। दूसरी तरफ रसावत इंडस्ट्रीज। आज ऑफिस में काफी रौनक नजर आ रही थी। सारे एम्प्लॉयज के चेहरे पर एक अलग ही एक्साइटमेंट था। इसके दो रीजन थे। एक तो इस ऑफिस के पुराने बॉस यानी अनय के डैड मिस्टर गौतम रजावत अपने एम्प्लॉयज से मिलने आए थे और दूसरी अनय के लीडरशिप में कंपनी की ग्रोथ इन 3 महीनों में आसमान छूने को थी। इसीलिए कल एक बड़े 7 स्टार होटल में पार्टी रखी गई थी इस सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए। इस अनाउंसमेंट से सबके चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक थी। वहीं मिस साइना के कैबिन में वो ऑफिस के ही एक एम्प्लॉय के साथ बैठी हुई थी। उनके चेहरे के भाव देखकर ही पता चल रहा था कि उनके दिमाग में कुछ खतरनाक प्लान चल रहा है। साइना अपने चेहरे पर शातिर स्माइल लेकर सामने वाले एम्प्लॉय से बोली, मैं जानती हूँ कि तुम दृष्टि को चाहते हो और उसे पाना चाहते हो, पर यह बात भी तय है कि जब तक अनय उसके साथ है तब तक तुम ये कभी नहीं कर पाओगे। वो एम्प्लॉय अपने माथे पर चिंता की लकीरें लेकर साइना की तरफ देखते हुए बोला, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे दृष्टि मेरे बिस्तर पर चली आए? साइना डेविल स्माइल करते हुए बोली,
तुम्हें कुछ नहीं करना, बस चुपचाप मेरी बात माननी होगी। देखो, मुझे अनय चाहिए और तुम्हें दृष्टि, इसलिए मैं जैसा कहती हूँ तुम बस बिल्कुल वैसा करो, फिर दृष्टि को पाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। वो एम्प्लॉय भी डेविल स्माइल करते हुए बोला, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन। थोड़ी देर सोने के बाद जब आर्य की नींद गहरी हो गई तो तानिया ने धीरे धीरे आर्य की बाहों से खुद को छुड़ाया और चुपके से वहां से निकल गई। तानिया फ्रेश होकर वेद के कमरे में गई जहां दोनों बच्चे अभी भी आराम से सो रहे थे। उन्हें देखकर तानिया स्माइल करने लगी और दोनों को उठाने लगी। अपनी मम्मा की आवाज सुनकर वेद ने अपनी आंखें खोले बिना ही अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। तानिया स्माइल करते हुए उसे अपनी गोद में उठाकर उसके गालों पर किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग माय बॉय। फिर तानिया ने वेद को अपनी से उतारकर बगल में बैठा दिया और आस्था को अपनी गोद में उठाकर उसके गालों पर किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। आस्था ने स्माइल करते हुए गुड मॉर्निंग आंटी कहा। तानिया दोनों बच्चों को लेकर वॉशरूम में चली गई। फिर वेद के क्यूट से बाथटब में पानी भरकर दोनों बच्चों को उसमें बैठाकर उन्हें नहलाने लगी। आज आस्था और वेद दोनों साथ में थे, इसलिए दोनों खेलते खेलते नहा रहे थे। कभी वेद अपने हाथों में पानी भरकर आस्था पर डालता तो कभी आस्था पानी डालती और दोनों के बीच तानिया भी भीगती जाती, जिसे देखकर दोनों बच्चे फिर खिलखिलाकर हंस पड़ते। तानिया उनकी शैतानी देखकर बोली, बेटा शैतानी नहीं। पर फिर भी वेद ने स्माइल करते हुए अपने हाथों में झाग भर लिया और अपनी मम्मा के दोनों गाल पर लगा दिया। तानिया वेद की तरफ आंखें छोटी करके देखने लगी। वो इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। आर्य वहीं दरवाजे पर टेक लगाकर तानिया को दोनों बच्चों को नहलाते हुए देख रहा था और स्माइल भी कर रहा था। दोनों बच्चे तानिया को परेशान करने में लगे हुए थे। तभी आर्य तानिया के पास आया और उसके झाग लगे चेहरे को देखकर स्माइल करने लगा। ये देखकर तानिया चिढ़ गई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरी हेल्प करने के बजाय आप मुझे देखकर हंस रहे हैं। आर्य उसके दोनों गालों को पींच करते हुए बोला, बेबी, तुम इतनी क्यूट लग रही हो, तो इसमें मेरी क्या गलती? तानिया चिढ़ते हुए बोली, आर्य आप भी। आर्य तानिया को गुस्सा होते हुए देखकर दोनों बच्चों से बोला, बच्चों क्या कर रहे हो? मम्मा को ज्यादा परेशान नहीं करते। चलो अब शैतानी बंद करो। ये कहकर आर्य खुद उन्हें नहलाने लगा। थोड़ी देर बाद वो वेद को एक सफेद टॉवल में लपेटकर बाथटब से बाहर निकालकर उसके क्लोसेट रूम में ले आया। उसके जाने के बाद तानिया आस्था को भी एक सफेद टॉवल में लपेटकर बाथटब से बाहर निकालकर अपनी गोद में लेते हुए अपने कमरे में आ गई। उसने आस्था के लिए क्यूट से फ्रॉक मंगवा लिए थे और उसे वो कपड़े पहनाने लगी। तानिया ने आस्था को एक ब्लू कलर की शॉर्ट फ्रॉक ड्रेस पहनाई और पैरों में मैचिंग शूज पहनाने के बाद उसके बाल मनाने लगी और उसका फेवरेट हेयर बैंड उसे पहना दिया। फिर उसे अपनी गोद में उठाकर वेद के रूम में आ गई। अब तक आर्य ने भी वेद को रेडी कर दिया था। फिर दोनों बच्चे वेद के टॉय हाउस में जाकर खेलने लगे। तानिया अपने कपड़े लेकर नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। वो दरवाजा बंद करने को थी कि तभी वहां आर्य आ गया और दरवाजा बंद कर दिया। तानिया उसकी तरफ घूरते हुए बोली, आर्य ये क्या हरकत है? चुपचाप बाहर जाइए, मुझे नहाना है। आर्य नोटी टोन में बोला, तो नहा लो ना, मैंने कब मना किया है? इनफैक्ट नहाना तो मुझे भी है, तो क्यों ना हम एक दूसरे को कंपनी दे। तानिया आर्य को आंखें दिखाते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है कंपनी देने की, चुपचाप बाहर जाइए, मैं अकेले नहा सकती हूँ। आर्य उसके करीब आते हुए बोला, पर मैं तुम्हें कंपनी देना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो तानिया के बेहद पास आ गया और शॉवर भी चालू कर दिया। ठंडे पानी की बौछारें तानिया के ऊपर गिरने लगी, जिससे तानिया कांप गई। आर्य इसके लिए पहले ही तैयार था। उसने तानिया की कमर को कसकर थाम लिया। पानी की बूंदें तानिया के सिर से होते हुए उसके गुलाबी होंठों को भीगा रही थीं, जिसे देखकर आर्य पागल हुआ जा रहा था।
वो उसकी तरफ झुकते हुए उसके होंठों को अपनी होंठों की गिरफ्त में लेकर उसे किस करने लगा। तानिया भी आर्य के होंठों को अपने होंठों पर फील करने लगी। इस एहसास में उसकी आंखें कब बंद हो गईं, उसे पता नहीं चला। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके हाथ आर्य के बालों पर चले गए और उसे सहलाने लगे। आर्य उसे बहुत सॉफ्टली किस कर रहा था, जिससे तानिया भी उसकी किस में इन्वॉल्व हो गई। फिर आर्य की किस और डीप होती चली गई और वो तानिया को पूरे पैशन के साथ किस करने लगा। काफी लंबी किस के बाद जब तानिया की सांसें भारी होने लगी तो आर्य ने उसे रिलीज कर दिया। तानिया लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने लगी और इस किस के बाद उसके गाल पूरी तरह गुलाबी हो गए थे। तानिया ने आर्य के सीने में अपना सिर छिपा लिया और कहा, I love you, आर्य। आर्य उसे अपनी बाहों में भरकर उसके सिर पर किस करते हुए बोला, I love you too, वाइफी। दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे को हग किए हुए फील करते रहे। फिर दोनों आहिस्ते से अलग हुए। तानिया आर्य की तरफ देखते हुए बोली, अब आप बाहर जाइए, मुझे चेंज करना है। आर्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम नहाते नहाते थक गई होगी, चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। तानिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आर्य को देखकर बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बाहर जाइए, मैं खुद ही चेंज कर लूंगी। आर्य भी आज तानिया को परेशान करने के लिए पूरी प्लानिंग करके आया था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, वाइफी, तुम्हें चेंज करने के लिए मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत? ये सुनकर तानिया आर्य को घूरने लगी और उसे धकेल कर बाथरूम से बाहर निकालते हुए बोली, जरूरत है, और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बाहर खड़ा होकर आर्य स्माइल करने लगा। फिर वहां से चेंज करने के लिए चेजिंग रूम में चला गया। तानिया रेडी होकर किचन में चली गई और सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी। थोड़ी देर बाद सबने ब्रेकफास्ट कर लिया। तानिया दोनों बच्चों की तरफ देखकर सोचने लगी कि आइडिया तो अच्छा है। फिर वो आर्य की तरफ देखते हुए बोली, आर्य, क्यों ना आज हम बच्चों के साथ कहीं घूमने चले। आर्य उसके गालों को अपने हाथों में भरते हुए उसे समझाते हुए बोला, बेबी, आज मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए आज जाना मुश्किल होगा। ये सुनकर तानिया का तो मुंह बन गया और वो मुंह फुलाकर बेड पर बैठ गई। आर्य उसके बगल में बैठकर उसके मुंह को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तानिया बार बार उसका हाथ हटा रही थी और गुस्से में बोली, आप जाइए और जाकर अपना बिजनेस संभालिए। यहाँ बीवी कैसी भी रहे, उससे आपको क्या? आपको तो सिर्फ अपने काम से मतलब है, तो आपने शादी मुझसे क्यों की? अपने बिजनेस से ही शादी कर लेते। मैंने पहले कभी भी कुछ मांगा नहीं और आज कुछ कहा भी है तो बिजनेस याद आ रहा है इनको। ये सुनकर आर्य को तो जैसे सांप सूंघ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी प्यारी सी बीवी को कैसे समझाए। उसने तानिया का फुला हुआ चेहरा अपनी तरफ करते हुए उसके गालों को चूम लिया और कहा, अगर मैंने अपने बिजनेस से शादी की होती तो मुझे तुम जैसी खूबसूरत बीवी कैसे मिलती? अच्छा, ज्यादा मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे आप? मैं इतनी ही खूबसूरत होती तो एक बार में ही आप मेरा कहना मान लेते, लेकिन नहीं, आपको तो बस पैसा छापना आता है। बीवी को कैसे खुश रखना है ये आप कभी सोचते ही नहीं। घर में रहो तो बिजनेस, बाहर रहो तो बिजनेस, बिजनेस के अलावा आपने कुछ सीखा भी है या नहीं? अब इसके आगे भला आर्य क्या कहता? वो तो बस तानिया को देखता ही रह गया। उसे भी अब लगने लगा था कि बीवी से बहस करने के बजाय हार मान लेने में ही समझदारी है। अपने फेस पर हल्की सी मुस्कान लिए तानिया को अपनी तरफ किया और कहा, वाइफी में मजाक कर रहा था, जाओ जाकर रेडी हो जाओ, हम आज बच्चों को लेकर अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे, ठीक है? ये सुनते ही तानिया के फेस पर स्माइल आ गई और वो चेंज करने के लिए चेजिंग रूम में चली गई। उसने साड़ी चेंज करके एक ब्लू बॉलर की शॉर्ट फ्रॉक ड्रेस पहन ली, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। आर्य ने भी फॉर्मल्स चेंज करके एक लाइट ब्लू टी शर्ट और नीचे व्हाइट पैंट पहन ली। इस कैजुअल लुक में वो बेहद हैंडसम लग रहा था। आज दोनों साथ में किसी कॉलेज बॉय और गर्ल की तरह लग रहे थे। फिर बच्चों को लेकर दोनों कार में आ गए। आर्य कार ड्राइव कर रहा था और तानिया, वेद और आस्था को लेकर पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। फिर थोड़ी देर में ही वो सब अम्यूजमेंट पार्क पहुंच गए।
वहां पहुंचते ही वेद और आस्था दोनों बच्चे एक्साइटमेंट में उछल कूद मचाने लगे। ये देखकर तानिया दोनों को समझाते हुए बोली, बेटा से यहाँ पर कोई शैतानी नहीं ओके। दोनों ने मासूमियत में हाँ में सिर हिलाया, फिर झूले की तरफ दौड़ने लगे। तानिया उनके पीछे पीछे जाने लगी। आर्य भी उनके पास ही आ रहा था। तानिया ने दोनों को एक ट्रेन वाली राइड में बैठा दिया, जिसमें और भी प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए थे। राइड शुरू होते ही वेद और आस्था आर्य और तानिया की तरफ देखकर एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगे। उनकी खुशी देखकर तानिया और आर्य एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगे। इस राइड के बाद दोनों स्लाइडिंग वाले राइड में गए। आर्य ने दोनों बच्चों को सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की तरफ चढ़ा दिया। फिर दोनों बच्चे बारी बारी से बैठकर स्लाइड करने लगे। नीचे तानिया दोनों का वेट कर रही थी। थोड़ी देर तक दोनों ने इस राइड का मजा लिया। फिर दोनों बच्चों ने आइसक्रीम खाने की जिद की। तानिया दोनों के लिए आइसक्रीम लेकर आई। दोनों आइसक्रीम खाने लगे। आइसक्रीम दोनों के हाथों और मुंह पर भी लग गए थे। इसीलिए खाने के बाद तानिया ने रूमाल से दोनों के हाथ और मुंह को साफ कर दिया और फिर चारों दूसरी राइड की तरफ जाने लगे। बच्चे घोड़े वाली राइड कर रहे थे कि तभी आर्य तानिया के पास आकर उसे कमर से खींचकर अपनी तरफ कर लिया। उसके इस एक्शन से तानिया शॉक हो गई और उसकी तरफ देखने लगी। आर्य अपनी आंखों में शरारत लिए बोला, जान, मैं कब से देख रहा हूं कि तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने बच्चों पर ही है। थोड़ा रहम अपने इस गरीब पति पर भी कर दिया करो। तानिया को आर्य के इरादे नेक नहीं लग रहे थे, इसीलिए वो आर्य की तरफ घूरते हुए बोली, आर्य सीरियसली आप कहीं भी शुरू हो जाते हैं। कम से कम जगह तो देख लीजिए। यहाँ हमारे बच्चे हैं। अगर वो अपने मम्मी पापा को ऐसे देख लेंगे तो क्या सोचेंगे। आर्य उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए बोला, यही कि हमारे डैड मम्मा से कितना प्यार करते हैं। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वेद और आस्था खिलखिलाते हुए वापस आ गए। उन्हें यहाँ एंजॉय करते हुए काफी टाइम हो गया था। बच्चे भी बहुत थक गए थे, इसीलिए तानिया और आर्य ने घर जाने का डिसाइड किया। तानिया कार के पास जा ही रही थी कि तभी उसने किसी को देखा और उसके कदम वहीं थम गए। आर्य बच्चों को कार में बिठाने के बाद तानिया के पास आया तो देखा कि तानिया अपनी भावहीन आंखों से सामने एक शख्स को देख रही थी और वो शख्स भी अपनी गिल्ट भरी आंखों से तानिया को ही देख रहा था। आर्य ने पहचान लिया कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि तानिया के डैड हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो तानिया से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, पर तानिया ने खुद को संभालते हुए उनसे मुंह मोड़ लिया और कार में आकर चुपचाप बैठ गई। आज अपने डैड को देखकर तानिया को अपने पुराने जख्म याद आ गए। आर्य एक पल के लिए तो वहीं रुका, फिर वो भी ड्राइविंग सीट में आकर बैठ गया। वो समझ गया था कि तानिया अपने पुराने जख्म को दबाने की बहुत कोशिश कर रही है। तानिया का चेहरा पूरी तरह मुरझाया हुआ था और आर्य समझ पा रहा था कि इस वक्त उसकी वाइफी कैसा महसूस कर रही होगी। क्या तानिया फिर से अपनी फैमिली से मिल पाएगी और साइना दृष्टि और अनय को अलग करने के लिए क्या करने वाली है? क्या उसका प्लान सक्सेसफुल होगा? अगर आप इन सवालों के जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।